कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे अध खुले थे और बाहर से आती मंद हवा कमरे के सन्नाटे को छू कर गुजर रही थी। दीवार पर टंगी तस्वीर के सामने यादराम जी खड़े थे, कांपते हाथ, झुकी हुई कमर और थकी हुई आंखें। वह देर तक तस्वीर को देख रहे थे। तस्वीर में कांता जी मुस्कुरा रही थी, वैसे ही जैसी वह जिंदगी भर रही। शांत, सहनशील और सच्चे मन से सबका ख्याल रखने वाली थी। यादराम जी ने कांता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, कांता, तू चली गई, लेकिन तेरे बिना मेरा क्या हाल हुआ यहाँ। अगर तू होती तो कांप जाती। यह सब देखकर तेरे बेटे आज भी वैसे ही है, अपनी अपनी पत्नियों के गुलाम। जो वो कहती हैं वही करते हैं। उनको कोई फिक्र नहीं है कि उनका बाप जी रहा है या मर रहा है। कोई हालचाल नहीं, कोई अपनापन नहीं। उनकी आवाज भर आई, आंखों में नमी थी और होठ थरथरा रहे थे। कुछ पल वह चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह थोड़ा संभलते कांता की तस्वीर की तरफ देखकर धीमे से बोले, लेकिन तू फिक्र मत कर। तूने जो मुझसे वादा किया था ना, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। और अब तो लगता है मैं भी जल्दी तेरे पास आ रहा हूँ। फिर वहाँ देर तक बैठेंगे, खूब बातें करेंगे जैसे पहले करते थे। इतना कहकर कुर्सी पर धीरे से बैठ गए। तभी अचानक खांसी का एक तेज दौरा आया। उन्होंने पास रखे पानी के गिलास की तरफ देखा, लेकिन उठने की ताकत जैसे बची ही नहीं थी। कमरे में बस एक तस्वीर मुस्कुरा रही थी और एक बूढ़ा पिता अकेलेपन के बोझ तले टूट रहा था। उधर रसोई में अर्चना हलवा बना रही थी। ड्राइंग रूम से कपिल, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, रसोई की तरफ झांक कर बोला, अरे अर्चना, आज पिताजी को सरकारी अस्पताल ले जाकर दवा दिला देना। पता है, कल पड़ोस की गीता काकी मिली थी, कह रही थी तुम अपने पिता को दवा क्यों नहीं दिलाते, हर वक्त खांसते रहते हैं। अर्चना ने बिना ऊपर देखे हलवे को चलाते हुए पूछा, अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? कपिल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैंने भी अच्छे से सुना दिया। बोला, आपको ज्यादा पता है कि हम अपने पिता को दवा नहीं दिलाते। आप अपने घर का ख्याल रखो और दूसरों को घर में झांकना बंद कर दो। अर्चना ने हलवे में काजू डालते हुए कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया। और सुनो, यह दवा दिलाना मुझसे नहीं होगा। अपने भाई मनोज को बोल दो, वही ले जाए। मुझे तो आज वैसे भी अपनी मम्मी के घर जाना है। अर्चना के दो टूक मना करने के बाद कपिल नाश्ता करने बैठ गया। प्लेट में पराठा रखते हुए उसने घड़ी पर नजर डाली। तभी मनोज भी कमरे में आ गया। टाई को ठीक करते हुए बोला, भाभी, मुझे भी जल्दी से चाय दे दो। आज ऑफिस में मीटिंग है और अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो बॉस की बातें आज फिर से सुननी पड़ेगी। कपिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुझे बोलूं आज छुट्टी कर ले और पिताजी को अस्पताल ले जा, लेकिन तू जा रहा है तो नीना को बोल दे कि वह ले जाए। तभी पीछे से नीना की आवाज आई, भैया, मुझसे तो आप यह उम्मीद मत रखना। मुझे तो सरकारी अस्पताल के नाम से ही उल्टी आती है। उसकी बात सुन कपिल के बिना कुछ कहे चाय का आखिरी घूंट लिया और कुर्सी से जैसे ही उठा, तभी यादराम जी, जिन्होंने रात को भी ठीक से कुछ खाया नहीं था, धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आए और कपिल की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, कुछ खाने को है क्या? बहू से बोल देना मुझे भी दे दे, बहुत भूख लग रही है। उनकी आवाज में थकावट नहीं बल्कि एक उम्मीद थी। लेकिन उससे पहले कि कपिल कुछ बोलता, रसोई से अर्चना बोली, पिताजी, खुशबू आई नहीं कि आपको भूख लग जाती है। हद है, इस बुढ़ापे में भी आपकी जुबान कितनी चटोरी है। घर में सन्नाटा सा छा गया। यादराम जी ठिठक कर खड़े रह गए। उन्होंने कपिल की ओर देखा। शायद बेटे से उम्मीद की थी वह कुछ कहेगा, कुछ समझाएगा, बहू को टोकेगा, लेकिन कपिल ने अपनी बीबी की बात काटने की बजाय अपने पिता की तरफ देखकर कहा, पिताजी, आप अपनी उम्र का कुछ तो ख्याल कीजिए, और वैसे भी मेरे पास आपकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। इस उम्र में थोड़ा कम खाओगे तो अच्छा रहेगा। यह कहते हुए उसने बैग कंधे पर डाला, दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे घर से निकल गया।
मनोज ने भी चुपचाप चाय के 2 घूंट पिए और बिना कुछ बोले उठकर चला गया। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी और कोई सहानुभूति नहीं थी। एक पिता वही खड़े रह गए, नजरें दरवाजे की तरफ थी। उनका चेहरा एकदम बुझ गया, लेकिन दिल उस रिश्ते की तलाश में था जो शायद इस घर में कहीं बचा ही नहीं था। उसी वक्त रसोई से अर्चना बाहर आई। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें 2 सूखी जली हुई रोटियां और रात की बची हुई दाल थी। अर्चना ने प्लेट देते हुए कहा, यह लीजिए, कल रात की रोटियां हैं, खराब नहीं हुई हैं, खा लीजिए। आपके लिए अब मैं तवा नहीं चढ़ाऊंगी दोबारा। यादराम जी को यह सब सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह तो अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अपमान, तिरस्कार और सूखा व्यवहार, यही था अब उनका जीवन। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गए, कांपते हाथों से रोटी उठाई और रात की उस दाल को देखा। उसमें थोड़े झाग से दिख रहे थे, लेकिन भूख बहुत ज्यादा लगी थी। वो रोटी के टुकड़े करके उसमें डालने लगे और बस यूं खाने लगे। रोटी का हर निवाला उनके गले से जैसे सवाल बनकर उतर रहा था। वो मन ही मन सोच रहे थे, क्या यही हाल होता है बूढ़े माँ बाप का। खाना खत्म करके यादराम जी अब कांपते हाथों से प्लेट उठाई। कदम इतने धीमे थे कि जैसे उनके शरीर में ताकत ही ना हो। रसोई में जाकर उन्होंने प्लेट सिंक में रखी और धोने लगे। प्लेट बार बार हाथों से फिसल रही थी, लेकिन उन्होंने कांपते हाथों से प्लेट और कटोरी दोनों को धीरे धीरे धोकर ध्यान से एक तरफ रख दिया। फिर थके हुए कदमों से अपने कमरे में लौटे। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने गहरी सांस ली। आंखें कहीं दूर देख रही थी, पर दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, कैसे मैं कांता की आखिरी इच्छा पूरी करूं। सोचते सोचते उनकी आंखें भारी हो गई और नींद आ गई। नींद में उन्होंने कांता को देखा, वही मुस्कुराता चेहरा। कांता ने कहा, यादराम, अब और मत सहो, जो हमने मिलकर ठाना था उसे पूरा कर। ये घर, ये संपत्ति, इन्हें उन बच्चों को दे दे जो सच में परिवार से महरूम है। एक आश्रम बना जहाँ हर भूखे को खाना मिले और अकेलों को सहारा। सुबह होते ही यादराम जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने फोन उठाया और नंबर मिलाया। विनोद बेटा, जरा घर आना, एक जरूरी काम है। विनोद उनके पुराने दोस्त रामलाल जी का बेटा था। वहीं आया। यादराम जी ने कहा, बेटा, ये जमीन और मकान मैं इसे अपने बेटे को नहीं दूंगा। यह सब मैं दान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक वृद्ध आश्रम बने, जहाँ कोई बूढ़ा भूखा न सोए, जहाँ किसी माँ को जली हुई रोटी न मिले। विनोद की आंखें भर आई। अंकल, आप सचमुच फरिश्ते हैं। मैं कागज तैयार करवाता हूँ। कुछ दिन बाद सब रिश्तेदार इकट्ठा हुए। कागज पर दस्तखत होने थे। कपिल और मनोज को खबर लगी तो वह आग बबूला हो गए। कपिल चिल्लाया, पिताजी, ये क्या पागलपन है? सारी संपत्ति दान कर देंगे, हमारा क्या होगा? यादराम जी शांत स्वर में बोले, बेटा, तुमने तो मुझे जीते जी मारा मान लिया था। अब मरने के बाद भी मेरी जायदाद से क्या लगा? ये हक उन लोगों का है जो मेरे जैसे दर्द में है, जिनके पास कोई नहीं। मनोज ने नीना की तरफ देखा। दोनों की बोलती बंद हो गई। अर्चना भी गुस्से से बोली, तो अब हम सड़क पर मरेंगे? यादराम जी ने सख्ती से कहा, नहीं बहू, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ दिया था, घर, छत, रोटी, लेकिन सम्मान नहीं दिया तो वो तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं। अब यह घर मेरा नहीं, उन सब का होगा जिन्हें घर की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर उन्होंने कागज पर साइन कर दिए। कुछ ही महीनों बाद उसी घर में कांता वृद्ध आश्रम बन गया। मुन्नी वही बच्चों को खाना परोसती, बुजुर्गों की देखभाल करती। यादराम जी अब अकेले नहीं थे। वहाँ हर तरफ उनके जैसे बुजुर्ग थे। कोई उन्हें बाबा कहकर पुकारता, कोई दादा, और तस्वीर में कांता मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, यादराम, तूने वादा निभा दिया।